गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 23 मई 2026 है, शनिवार का दिन है और बात करेंगे यहाँ पर एक और टेंडर नोटिफिकेशन के बारे में जो कि मैन पावर मतलब स्टाफ को जॉब बेसिस पर लेने के लिए यहाँ पर जारी हुआ है। राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के जयपुरिया अस्पताल से। जी हाँ, सीएमओ एंड मेंबर सेक्रेटरी एमआरएस। बिल्कुल, एमआरएस आपकी मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। काफ़ी सारे पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे जिन पोस्टों पर आप यहाँ पर लग सकते हो सरकारी अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? जयपुरिया अस्पताल में। आई थिंक मेरे ख्याल से ये गोपालपुरा की साइड पड़ता है, जयपुरिया चिकित्सालय, जो आप जानते होंगे WTP, वहाँ पर ही है ये जयपुरिया अस्पताल। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से विभिन्न पदों पर स्टाफ भर्ती हेतु टेंडर। तो पद इसमें देखेंगे अपन, लैब टेक्नीशियन के हैं, काफ़ी सारे पद हैं। एम्बुलेंस हेतु ड्राइवर, सहायक रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट, वार्ड बॉय, सुरक्षा गार्ड, स्वास्थ्य मार्गदर्शक और भी कई पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सैलरी क्या रहेगी, आयु इसमें क्या रहेगी, योग्यता इसमें क्या मांगी गई है, चयन प्रक्रिया किस तरह से रहेंगे, पदों का वर्गीकरण आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन। कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय। बिल्कुल, जो भी राजस्थान से नर्सिंग, पैरामेडिकल कर्मी, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ओटी, चिकित्सा विभाग से कोई भी यदि अभ्यर्थी हमारी वीडियो देख रहा है तो ये ब्लैक कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको यहाँ पर दबा देना है, आपको वाइट कर लेना है, क्योंकि सभी जानकारी, सभी वैकेंसी की नोटिफिकेशन, रूल्स और उनसे जुड़ी सभी चीज़ें हम आपको लगातार प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इसको दबा के ब्लैक को वाइट कर लेना है इस तरह से, और ऑल के आइकन पर प्रेस कर लेना है। बिल्कुल, और नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सअप चैनल जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमसे जुड़ सकते हो। मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा नोटिफिकेशन की तरफ। बिल्कुल, देखिए, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी। अभी मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। सरकारी जो है सोसाइटी होती है, और गवर्नमेंट अस्पताल में काम करोगे आप तो इसका मतलब ये है कि आपको 1 साल का 10%, 2 साल का 20% और 3 साल का 30% यहाँ पर बोनस आपको मिलने वाला है, जो कि आपको जो राजस्थान में वैकेंसी आती है और आने वाली है, मेरिट और बोनस अंकों के आधार पर वैकेंसी होती है, परमानेंट वैकेंसी है, उनमें यह बोनस आपका जुड़ता है। कार्य अनुभव के रूप में प्रोत्साहन राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से आपको दिया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। दोस्तों 30 अप्रैल का यह नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ जो देखने वाली बात यह है कि इसकी निविदा खुलने की तिथि है 21 मई, 22 मई। अब आज कितनी तारीख है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, आज जो तारीख है वो 23 मई है, और इसका मतलब ये है कल निविदा खोलने की तिथि, ये देखो ये लिखा गया है इसमें, तकनीकी निविदा खोलने की तिथि 22 मई को दोपहर 1 बजे, मतलब कल 1 बजे इसका टेंडर खुल चुका है। इसका मतलब ये है कि जयपुरिया अस्पताल को कल 22 तारीख को यहाँ पर नई प्लेसमेंट एजेंसी मिल चुकी है। अब वो प्लेसमेंट एजेंसी मिल चुकी है, उसका मतलब क्या है? प्लेसमेंट एजेंसी का जो है कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है यहाँ पर जयपुरिया अस्पताल से। अब प्लेसमेंट एजेंसी जो है इन सभी पदों पर जो है स्टाफ को, मैन पावर को हायर करेगी, और यदि पहले से कुछ पदों पर लगे हुए हैं है ना, तो उनका जो है यहाँ पर एक्सटेंशन इसी टेंडर के अंतर्गत हो जाएगा 1 साल के लिए आगे। तो ये चीज़ें हैं, मैं भी आप पदों के बारे में बताऊँगा, एक बार आप देख लीजिए। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टेलीफोन ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, एम्बुलेंस हेतु ड्राइवर, सहायक रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट, वार्ड बॉय, सुरक्षा गार्ड, लिफ्टमैन, बागवान, स्वास्थ्य मार्गदर्शक विद मशीन आदि की सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाने के लिए निकाला गया है। बिल्कुल, मैं पूरा आपको नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ 30 पेज का, जो कि आपको हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में मिल जाएगा। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग यदि आपको कोई सवाल जवाब हो तो आप जो है हमारा प्राइवेट पेड ग्रुप SCS ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप हमसे बिल्कुल कॉलिंग पर बातचीत भी कर सकते हो, और काफ़ी सारी सुविधाएं आपको 1 साल के लिए मिलेगी। ये जो टेंडर किया जा रहा है ये 2 वर्ष के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब ये 2 वर्ष तक आपकी सेवाएं रहेगी, मतलब आपको 20% बोनस यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। ओके, पारंपरिक सॉरी प्रारंभिक रूप से 1 वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा, जिसे फर्म का कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। यहाँ पर सील देख सकते हो, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, 30 अप्रैल। ओके, थोड़ा जुकाम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, तकनीकी बोली चेक लिस्ट
इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये बता दिया मैंने तुम आप सभी को। इन सभी की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर बोलीदाता, संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण, ये सभी चीज़ें हो चुकी है, कल हो चुकी है, कल यहाँ पर निविदा खुल चुकी है। अब ये नोटिफिकेशन तो देखो टेंडर का नोटिफिकेशन है, ये कोई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें जो है RFP है ना, और RTPP, राशन ट्रांसपेरेंसी प्रोक्योरमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, और RFP, यहाँ पे जो भी RFP बनती है जयपुर अस्पताल की प्लेसमेंट एजेंसी के साथ में, उसके अकॉर्डिंग ये निविदा निकाली गई है। और ये निविदा नोटिफिकेशन है, भर्ती नोटिफिकेशन नहीं है। भर्ती नोटिफिकेशन तो अब निकालेगी प्लेसमेंट एजेंसी, या वो उसके स्तर पर किस तरह से स्टाफ को लेती है, हायर करती है, वो उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आएगा। आप यहाँ पर जो है प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट सबमिट में आपको क्या क्या करवाने पड़ेंगे? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, या जो भी डिग्री डिप्लोमा आपने कर रखा है उसका डिग्री डिप्लोमा, और आपका पंजीकरण सर्टिफिकेट राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग में, है ना। अभी तो अलाइड हेल्थ कर दिया है ना उसको, ठीक है, RPMC को। और आधार कार्ड लगा देना, जाति मूल लगा देना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जाति मूल आ देना। बाकी आधार कार्ड चाहिए होगा वैसे जाति मूल मेरे ख्याल से। एंड अनुभव सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो बहुत अच्छा है, आपको प्राथमिकता इसमें मिल जाएगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना। चलो इसमें मैं बता देता हूँ आगे। ये देखिए इसमें लिखा गया है, जो भी जो है स्टाफ को लेंगे तो उनको जो है सभी शर्तें यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो है पूरी जो है माननी पड़ेगी। जो भी निविदा बोली, अनुबंध पूर्णता, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टेलीफोन ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ये जो पद है इन पर जो सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए उपापन हेतु रहेगी। परंतु प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मानव की संसाधन की उपापन नहीं किया जाएगा। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा बोली प्रस्तुत करने से पूर्व प्री बिडिंग में सदस्य सचिव MRS राजकीय जयपुर चिकित्सालय जयपुर में लिखित स्पष्टीकरण। चलिए ये छोड़िए, ये अपने काम करनी है, मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। देखो सबसे सिंपल चीज़ ये है इसमें कि इसमें जो है आपको ज्वाइनिंग जयपुरी अस्पताल में मिलने वाली है। लगने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। ये पहले क्या है, RFP RTPP एक्ट के तहत जो है जिला चिकित्सालय यहाँ पर आमंत्रित करता है बोली। अब बोली तो आमंत्रित हो गई, मैंने आपको बताया बिड ओपनिंग हो चुकी है कल। बिड ओपनिंग का मतलब ये प्लेसमेंट एजेंसी नहीं आ गई है, या पहले से कभी यदि कोई प्लेसमेंट एजेंसी का अनुबंध हो रखा होगा तो उसको ही यहाँ पर 1 साल का एक्सटेंशन मिल चुका हुआ। ये भी जो चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बाकी तो कोई बताता है नहीं, है ना। और इसमें आपको मैं अनुमानित संख्या बता देता हूँ, पदों की अनुमानित संख्या क्या है। देखो अब ये वीडियो दोस्तों अपने घरों में भी भेज देना सभी को, क्योंकि अपने घरों में भी काफ़ी लोग अपने रिश्तेदार में, अपने परिवार में भी बेरोजगार रहते हैं। तो इसमें बेरोजगारों के लिए 8वीं पास 10वीं पास के लिए भी वैकेंसियाँ है। ओके, इलेक्ट्रीशियन की है, 3 पोस्टें हैं, 8,034 रुपये प्रति महीना मिलेगा। EPF और SIC कटने वाला है, ये बहुत मेन चीज़ होती है भाई। कोई भी नर्सिंग पैरामेडिकल कर्मचारी हो, ANM कर्मचारी या फार्मासिस्ट, यदि वो संविदा पर लगा हुआ है, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगा हुआ है, UTP के माध्यम से लगा हुआ है, और उसकी सैलरी बराबर अकाउंट में आ रही है, उसका EPF SIC कट रहा है, तो उसको भविष्य में यहाँ पर उसने जो कार्य किया है सरकारी अस्पताल में उसका बोनस अंक सर्टिफिकेट लेने में कोई समस्या नहीं आएगी। EPF और SIC और आपका जो बैंक स्टेटमेंट होता है उससे जो है आपके बोनस मार्क्स का जो है काउंटिंग होती है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पिक्चर, कभी इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल से, यदि आप कमेंट करोगे इन सभी चीज़ों के ऊपर। तो आपको किन चीज़ों के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये भी आप बता देना। आप कौन से ज़िले से हो, कौन से ज़िले से इस तरह की वैकेंसी की सूचना चाहते हो, वो भी आप कमेंट करके बताना। प्लम्बर की देखो 3 पोस्ट है, 8,034 सैलरी मिलेगी। टेलीफोन ऑपरेटर की 4 पोस्ट है, 9,334। और ये देखो भैया लैब टेक्नीशियन 18 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट निकाली है, 9,334 सैलरी मिलेगी। और लैब टेक्नीशियन में दोस्तों DMLT जिन अभ्यर्थियों ने DMLT कोर्स होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, हो ना, और BMLT बैचलर डिग्री होती है ये BMLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंदर, वो दोनों ही अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 9,334 सैलरी। EPF और SIC यहाँ पे कटने वाला है। SIC कटने का मतलब ये होता है कि आपको SIC अस्पताल में पूरी सुविधाएं मिलेगी, आपके परिवार को भी। ओके, और EPF जो आपका जमा होता है ये आप बाद में निकलवा सकते हो, लगभग 1,800 900 जो भी करता है।
एम्बुलेंस हेतु ड्राइवर की भी है यहाँ पर पोस्ट, 6 पोस्ट है टोटल, 8,034 सैलरी मिलेगी, 13% और 3.5% और सेम है APF SIC है ना। इसमें आपको लाइसेंस चाहिए होगा, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं, गाड़ी चलाना आना चाहिए। तो ये अपने परिवार में भेज देना ताकि वो भी जो है बेरोजगारी का कोई दंश झेल रहा हो तो अच्छा है, उससे अच्छा कि वो सरकारी अस्पताल में काम करे, चाहे वेतन कम मिल रहा हो लेकिन एक जॉब तो होती है ना, अपने पास में एक स्टेटस होता है अपने पास में। ओके, देखो सहायक रेडियोग्राफर की भी पोस्ट है, 5 पोस्ट है, 9,334 सैलरी मिलेगी इसमें। और इस पर जो है जिन लोगों ने DRT BRT का कोर्स कर रखा है, DRT मतलब डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी है ना, और BRT मतलब बैचलर साइंस होती है रेडियोलॉजी में, रेडियोग्राफर का कोर्स। ओके, और लिफ्ट मैन की 2 पोस्टें हैं, 7,722 रुपये। वार्ड बॉय की भी 31 पोस्ट है। भैया शेयर कर देना यार, नॉन नर्सिंग अपने नर्सिंग वाले भाइयों से कहूँगा, या जो भी देख रहा है वीडियो को शेयर करना यार सभी जगह, अपने परिवार में, अपने ग्रुप में। देखो कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट है, वार्ड बॉय की भी है यार। अपने परिवार में, अपने चाचा मामा में भी बहुत सारे कई बार क्या बेरोजगार रहते हैं बेचारे, कुछ नहीं कर पाते, या बहुत सारे अपने दोस्तों में या उनके परिवार में, तो उन तक ये वीडियो, मेरा लक्ष्य यही है इस तरह की वीडियो लाने का कि एक एक ज़िले में जो अस्पतालों में वैकेंसी निकलती है तो उनमें काफ़ी सारी पोस्टें निकलती है यार, वार्ड बॉय, लिफ्ट मैन, एम्बुलेंस की, नर्सिंग पैरामेडिकल की तो निकलती है ही सही, कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो इन पर भी जो है लग सकते हैं यार, नहीं ये चीज़ें है। अभी बात करेंगे टेलीफोन ऑपरेटर पे, तो यहाँ पर RSCIT या आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रखा हो तो यहाँ पर योग्यता मांगी है इसमें, मांग सकते हैं, या वही चीज़ होती है, आप प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से पता कर सकते हो। प्लेसमेंट एजेंसी का पता कैसे करोगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। ट्रॉली मैन की भी है 30 पोस्ट है यार, देखो 7,410 सैलरी, बताओ यार, ट्रॉली मैन की 30 पोस्ट है। स्वास्थ्य मार्गदर्शक विद मशीन 10 पोस्ट है यहाँ पर, 9,334 सैलरी। बागवान की भी है 2 पोस्ट है, और ECG टेक्नीशियन की भी यहाँ पर महिला की आवश्यकता है 6 पोस्ट पर। इसमें देखो ECG जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इस पर सिर्फ महिला कर्मियों को लिया जाएगा जिन्होंने ECG का डिप्लोमा या डिग्री कर रखी हो ना, शायद डिप्लोमा होता है। मशीन मेन विद मशीन PMJY योजना, ये कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट ही है, 4 पोस्ट, 9,334 सैलरी इसमें मिलने वाली है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें आगे देख लो, इसमें बिल्कुल आपको पूरी सैलरी मिलेगी बराबर टाइम पे, और कुछ मैं बता देता हूँ इसमें हो आपके काम का, बाकी मैं आगे चीज़ें लेके चलूँगा। कोई सवाल हो तो बता देना। आपका ये SIC EPF पूरा जमा कटने वाला है, कोई समस्या नहीं है, आपको हर महीना जो है पूरी सैलरी मिलेगी। सदस्य सचिव MRS राजकीय जयपुर चिकित्सालय जयपुर में मेन पावर संलग्न सूची अनुसार शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता अनुसार उपलब्ध कराने होंगे। मतलब इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी प्लेसमेंट एजेंसी आएगी उसको जो है स्टाफ, वो जो स्टाफ लेगी वो जो भी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता मांगी जाती है जिस पोस्ट के लिए, उसके अनुसार यहाँ पर उपलब्ध करवाने होंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है। न्यूनतम मजदूरी भुगतान, संविदा अवधि, कार्यालय की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाइन नंबर, सभी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करना होगा प्लेसमेंट एजेंसी वाले को, है ना। ये पे पैसा से आपका कटेगा बिल्कुल। इसमें आपको अस्पताल की जो है ID मिलने वाली है, उसके जैसे परमानेंट स्टाफ ड्यूटी करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर बिल्कुल अपनी ईमानदारी के साथ में ड्यूटी करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये देसी भाषा में शॉर्टकट में, बाकी आप नियम अपनी नियम आदि सूचना ये पढ़ लेना, मैं नोटिफिकेशन भेज दूँगा आपको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नियोजित श्रमिकों को 204, चलो ये आपके काम का करनी है। अब ये क्या है दोस्तों, निविदा नोटिफिकेशन निविदा नोटिफिकेशन है ये। ओके, तो इसमें ये क्या बड़ा बड़ा नोटिफिकेशन होते हैं, इनमें से मेन चीज़ें ही छांट के बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। आपके लिए लाते हैं फिर भी मेहनत करते हैं, आपसे तो बस यही है एक इच्छा कि आप सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को यार। 2 वर्ष के लिए ये वीडियो आपकी रहने वाली है, यानी 2 वर्ष तक आप काम करोगे इसमें, ठीक है। अब 2 वर्ष के लिए यार कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, मैं तो ये सोचता हूँ, अच्छी बात है। कोई और सवाल हो तो आप कमेंट करना। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मैं देखता जा रहा हूँ। आज इस नोटिफिकेशन में मैंने पहले रीड नहीं करा, मैंने सोचा डायरेक्ट आपको बताता हूँ सीधा देखकर, बाकी पहले रीड कर लेता ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। देखो 51 पॉइंट देखो, यदि अनुबंधित फर्म और जॉब बेसिस कार्यालय हेतु लगाए गए कर्मचारियों के मध्य कोई विवाद होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंध फर्म यानी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी। चिकित्सालय प्रशासन इसमें उत्तरदायी नहीं होगा, ऐसा भी इसमें लिखा गया है, क्योंकि यार अपन को ज्वाइनिंग प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ही मिलेगी, वो अपन को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, वो अपन को ID प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, ये चीज़ें हैं। प्रत्येक महीने की 10 तारीख को आपका पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, भैया लिखा गया है साफ साफ, देख लो लाइन खींची हुई है। सोच रहा हूँ ओके, अनुबंधित फर्म द्वारा
यदि संबंधित इन पदों पर जो है एक कार्य बिंदु पर कार्य कम हुआ तो कर्मकार से अन्य कार्य बिंदुओं पर सेवाएं ली जा सकेगी, है ना, ये चीज़ें हैं। चलो 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 भैया आगे चलो, कहाँ पहुँच गए? अरे यार 30 पेज का नोट, एक सेकंड रुकिए। ये देख लो भैया, RTPP एक्ट रूल्स 2012 और 2013 दोनों के अकॉर्डिंग जो है ये भर्ती की जा रही है ना। RTPP एक्ट 2012 और रूल्स 2013 के अकॉर्डिंग ये भर्ती की जा रही है, ठीक है। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये वैकेंसी की जाएगी। इसमें देख लो, इसमें योग्यता आ गई है भैया, ये लो योग्यता भी आ गई है, मैंने देखा था नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। योग्यता देख लो, काफ़ी ज़रूरी है। इलेक्ट्रीशियन कुशल कर्मचारी में आएंगे, 3 पद हैं यहाँ पर टोटल संख्या, है ना, और 12 पास लग सकती है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन तकनीकी क्षमता, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI आपने कर रखी है। प्लम्बर में देखो यहाँ पर 3 पोस्ट है, 12 पास लग सकते हैं, ITI होना जरूरी है। टेलीफोन ऑपरेटर में देखो 4 पोस्ट है, टेलीफोन ऑपरेटर कार्य करने वालों का अनुभव होना चाहिए, सिंपल सी बात, 12 पास लग सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की देखो उच्च कौशल में आएंगे, 18 पोस्ट है, सीनियर सेकेंडरी DMLT BMLT मैंने पहले बता दिया था आपको, है ना, RPMC में पंजीकरण। एम्बुलेंस तो ड्राइवर देखो यहाँ पर 6 पोस्ट है और आपको 10वीं पास होना जरूरी है। कर्मचारी की उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए और 2 वर्ष पुराना भारी वाहनों का लाइसेंस और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पास एक्सपीरियंस है ना। सहायक रोडियोग्राफर की 5 पोस्ट है जिसमें 10 पास भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। DRT BSc RT BRT जिन लोगों ने कर रखी है ना, RPMC में पंजीकरण सहायक रोडियोग्राफर भी लग सकते हो। लिफ्ट मैन में 2 पोस्ट है, 10वीं पास होना जरूरी है, सिर्फ वार्ड में सिर्फ 8 पास, ओके। ये लो, मज़ा आ गया यार, ये शेयर कर देना आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो। लैब असिस्टेंट में देखो कुल 4 पोस्ट है, 12वीं में जो है DMLT आपके पास में होना चाहिए, कोई दिक्कत वाले बात नहीं। 12वीं के बाद में DMLT जिन लोगों ने कर रखा हो, BMLT वाले भी चल जाएंगे इसमें, है ना। सुरक्षा गार्ड 38 पोस्टें है, 10वीं पास है, किसी भी राज्य के चिकित्सालय में सुरक्षा गार्ड करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। ट्रॉली मैन की भी है 30 पोस्टें, है ना, 8वीं पास चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रॉली मैन कार्य करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रॉली मैन वही होती है ना मेरे ख्याल से, यार क्या होता है यार ट्रॉली मैन, देखना पड़ेगा यार। ट्रॉली मैन वही होते होंगे जो ट्रॉली में ले जाते हैं पेशेंटों को ना, आप बताना कमेंट करके। स्वास्थ्य मार्गदर्शक उच्च कुशल स्नातक कंप्यूटर का ऑपरेटर का हो आपके पास में, RSCIT हो, 21 से 60 साल की उम्र हो तो इसमें आप लग सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बागवान में कुल है 12वीं पास। ECG टेक्नीशियन में आपने जो है 12th से जो है ECG टेक्नीशियन डिप्लोमा या डिग्री कर रखी हो, RPMC में पंजीकरण होना आवश्यक है। मशीन विदमैन में देखो वही मैंने बताया था आपको, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, RSCIT कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स आपके पास होना चाहिए, 21 से 60 साल की एज लिमिट है ना, और अनुभव हो, मैंने बोला था जिसके पास अनुभव हो उसको प्राथमिकता मिल जाएगी यहाँ पर। ये चीज़ यार और भी दे रखी है, क्या बात है। ओहो, कार्य विवरण भी दे रखा है भाई साहब। ये देखो कंप्यूटर ऑपरेटर को कंप्यूटर पर बैठना है ना, ये सभी चीज़ें, इतना सारा काम करने हैं, क्या बात है। लो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं स्क्रीनशॉट ही कर देता हूँ। ये देखो कंप्यूटर ऑपरेटर, आगे देखो टेलीफोन ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन को देखो क्या क्या काम करना होगा। कार्मिक को अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्धारित ड्रेस स्वयं के खर्चे, सफ़ेद एप्रिन पहननी होगी, ड्यूटी समय में अस्पताल द्वारा ID कार्ड पहनना होगा, ओके। एम्बुलेंस ड्राइवर को देखो ड्रेस स्वयं के खर्चे में पहननी होगी, ड्यूटी समय में एम्बुलेंस द्वारा दिया गया ID कार्ड पहनना होगा। एम्बुलेंस को की साफ सफाई की समझ जिम्मेदारी वाहन चालक की होगी। आगे देखो लिफ्ट मैन में देखो लिफ्ट की अच्छा लिफ्ट में काम करना है आपको, वाह क्या बात है। लिफ्ट की साफ़ सफाई करनी है आपको, है ना। ये देखो बहुत ज़ोरदार, मज़ा आ गया यार, ये तो ये इस तरह से होना चाहिए। वार्ड बॉय में देखो क्या क्या काम आपको करने हैं। ये देखो ट्रॉली से काम करना, ये सभी वार्ड बॉय का काम है, पढ़ लेना भैया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जो एक बार और फिर करूँगा कि वीडियो को शेयर कर देना, अपने अपने परिवार में भी करना, सिर्फ नर्सिंग ग्रुप पैरामेडिकल ग्रुप में मत करना, अपने अपने घर परिवार के वाले ग्रुप में भी कर देना। गार्ड में देखो, गार्ड में क्या काम करना है आपको, कुछ नहीं करना भैया, आपको 20 से 60 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एज लिमिट भी दे रखी है 20 से 60 साल, है ना। गार्ड में 20 साल, लिफ्ट मैन में और चलो आगे चलते हैं। और तो नहीं है, चलो आगे चलते हैं। सैलरी मैंने आपको बता दी। लो जी भैया, अब जिसको भी जो है कुछ समझ में फिर भी नहीं आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो, मन में सवाल हो कैसे लगना हो, तो आप हमारी जो है SCS सर्विस ज्वाइन कर लेना। ये हमने सर्विस चला रखी है आप सभी के लिए, SCS सर्विस कंसल्टेंसी सर्विस। 149 रुपये में पूरे 1 साल के लिए हम जुड़ेंगे, काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी। आप हमसे पर्सनल कॉल पे बातचीत कर सकते हो, RNC RPMC में पंजीकरण, नवीनीकरण, रिन्यूकरण, करियर गाइडेंस हमसे ले सकते हो। भर्तियों, कोर्ट केस, आपका डिप्लोमा डिग्री पर कोई समस्या हो तो उससे संबंधित जो है हमसे चर्चा कर सकते हो। पूरे 1 साल के लिए हम हमारे प्राइवेट ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें आपको सभी नोटिफिकेशन जानकारी मिलेगी।
ओके। और काफ़ी सारी भर्तियों की जानकारी सूचना मिलेगी, है ना। आपके घर परिवार में कोई नर्सिंग पैरामेडिकल का कोर्स कर रहा है, फार्मासिस्ट का, उसके सब्जेक्ट में बैक आ गई, फेल आ गई, तो उससे संबंधित गाइडेंस भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको जो है व्हाट्सअप नंबर पर, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर दे रखे 915 40 557 पर, इस पर 149 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पर शेयर कर देना। मैं बता देता हूँ, कॉल मत करना, आप पेमेंट करोगे, हम आपका नंबर सेव करेंगे, उसके बाद ही अपनी बातचीत हो सकेगी, अन्यथा हम आपका कॉल अटेंड नहीं करेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 9001540557। इस पर ज्वाइन एस लिखकर भेज दीजिए, या सीधा 149 रुपये का पेमेंट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट इस पर भेज दीजिए और ज्वाइन एस लिखकर भेज दीजिए। हम आपको पूरे 1 साल के लिए हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में ऐड करेंगे और काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी। आप भी गर्व करोगे भाई, अभी आपके पास में कुछ है ही नहीं ना, बेचारा अपने अभ्यर्थी पढ़ाई करके आते हैं, कहाँ जाएंगे, किससे सलाह लेंगे, कोई तो होना चाहिए ना उनके पास, तो वही पूर्ति हम करते हैं। आरटीपीपी एक्ट मैंने आपको बता दिया था, राशन ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स है, सरकारी खरीद भर्ती भ्रष्टाचार कम हो, सभी कंपनियों को बराबरी का मौका मिले, टेंडर प्रक्रिया नियमों से चले, ये सभी आरटीपी रूल्स 2013 लागू होते हैं। दवाई खरीदे, मशीनें खरीदे, भवन निर्माण कराए, मैन पावर सप्लाई हेतु एजेंसी तैयार करे, इसका उपयोग कहाँ होगा, ये सभी आरटीपी एक्ट के तहत टेंडर जारी करता है। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ, आउटसोर्सिंग भर्ती, संविदा लैब टेक्नीशियन, है ना। आरएफपी क्या है, आरएफपी मैंने आपको बताई थी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मतलब जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी संस्था है, वो प्रपोजल भेजती है रिक्वेस्ट के लिए कि आप आइए ई निविदा के लिए और टेंडर लीजिए, और आप बताइए कि कार्य का विवरण क्या रहेगा, किन पोस्ट पर आप कैसे, किन योग्यता के साथ में स्टाफ को लोगे, उनका भुगतान नियम किस तरह से करोगे, चयन प्रक्रिया, अनुबंध अवधि किस चीज़ के माध्यम से कैसे कुछ क्या कुछ करोगे। बार बार आपको समझाता हूँ मैं यार। चलिए, ये तो हो गई चीज़ें। मैं आपको आरएमआरएस बताऊं या बाद में बताऊं, चलो देख लो। आरएमआरएस, एमआरएस का पूरा नाम राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी है। मेडिकल रिलीफ सोसाइटी यानी गवर्नमेंट की सोसाइटी, राजस्थान कई सरकारी अस्पतालों में बनी एक सोसाइटी होती है, जो अस्पतालों की अतिरिक्त व्यवस्थाएं, फंड और संविदा स्टाफ आदि संभालने के लिए बनाई जाती है। सरकारी अस्पतालों में आपने कई बार लिखा देखा होगा, मेंबर सेक्रेटरी मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, एमआरएस आरएमआरएस। इसका मतलब होता है कि उस अस्पताल की सोसाइटी के माध्यम से कुछ कार्य संचालित हो रहे हैं, इसका काम होता है। आरएमआरएस का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में अतिरिक्त स्टाफ को रखना, साफ सुरक्षा, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन आदि सेवाएं चलाना, मरीज सुविधाएं बढ़ाना, मशीन उपकरण खरीदना, आउटसोर्सिंग टेंडर करवाना जैसे कार्य करना होता है। कई जगह यह सोसाइटी अस्पताल अधीक्षक पीएमओ के अधीन कार्य करती है। इसके तहत स्टाफ कैसे लिया जाता है, तो आरएमआरएस के तहत स्टाफ 3 तरीके से लिए जाते हैं। संविदा भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अस्पताल सीधे विज्ञापन निकाल सकता है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर, जीएनएम, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, आईसीयू टेक्नीशियन। आवेदन लिए जाते हैं, मेरिट इंटरव्यू होता है, कुछ महीनों में 1 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ये स्थायी नौकरी नहीं होती। दूसरा होता है आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से, जो कि मैंने अभी आपको बताई दोस्तों। आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहुत बार अस्पताल सीधे भर्ती नहीं करता, बल्कि टेंडर निकालता है मेन पावर सप्लाई टेंडर के लिए, फिर कोई निजी एजेंसी स्टाफ उपलब्ध करवाती है, जैसे राजस्थान में आरएमआरएस के तहत ऐसे मेन पावर सप्लाई टेंडर्स लगातार निकलते रहते हैं। इसमें कर्मचारी एजेंसी के माध्यम से लगते हैं, सैलरी एजेंसी देती है। कई सरकारी अस्पतालों में कार्य होता है विशेष के, कभी कभी आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, ट्रोमा, कोविड, आरजीएचएस, एनएचएम जैसी योजनाओं में भी जो है आरएमआरएस द्वारा आहिस्ता स्टाफ लगाया जाता है। क्या आरएमआरएस कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं? सामान्यतः नहीं, वे स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते, लेकिन सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, अनुभव मिलता है। कई भर्ती में जो है बोनस अंक, एक्सपीरियंस बेनिफिट मिल सकता है, जो कि आपको परमानेंट वैकेंसी में काम आता है। इस कारण बहुत से लोग आरएमआरएस, एनएचएम, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में कार्य करते हैं। वेतन कहाँ से आता है? वेतन आता है आरएमआरएस के फंड कई स्रोतों से आ सकते हैं। अस्पताल की जो है यूजर चार्जेस, सरकारी सहायता, दान, कोई दान करता हो, डोनेशन, सीएसआर नियम के तहत जो पेमेंट आता है, योजनाएं जो स्कीम चलती है गवर्नमेंट की, उसके तहत विशेष अनुदान कोई दे अगर, तो उसके तहत जो है समुदाय स्टाफ का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर जो भी बेसिस पे कार्य करवाए जाते हैं। तो देखो, मेरा हमेशा टारगेट रहा है कि डिटेल आपको वीडियो दूँ। यदि जिस अभ्यर्थी ने आज मेरी वीडियो पूरी देखी होगी, और जो हर वीडियो पूरी देखता होगा, वो जानता होगा कि हम किस तरह से कैसे नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं और कितनी डिटेल से करवाते हैं। तो ये चीज़ें थी, आगे भी आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।